हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो पिछली बार मैंने एक होमवर्क दिया था, सम था, जो एग्जांपल नंबर 1.6 था। ठीक है, तो वो हम आज देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी है पर बहुत इजी है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वाला है, तो हम एक करके वो देख लेते हैं सम और उसका सोल्यूशन। हमारे टेक्स्ट में थोड़ा अलग मेथड से दिया है और जो मैंने डिराइव किया था मेथड, उस मेथड से हम करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कैसे फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था एग्जांपल नंबर 1.6, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम इज टाइड गिवन। इसमें चालू करते हैं, क्या कर रहे हैं हम, एग्जांपल नंबर 1.6, टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम। तो गिवन में क्या क्या दे दिया हमें, सबसे पहले मास दिया है 20 ग्राम का, सही है। इज टाइड टू अ प्रैक्टिकल मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग and wide along the vertical circle. Speed of the stone is 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ हमें स्पीड दे दी 8 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं किसकी स्पीड दी है। When the centripetal force is exactly equal to the force due to the tension. ये कभी दिया हमें, जब centripetal force is equals to the tension in the force। ठीक है, तो जो मैंने डायग्राम बताया था, जैसा हमने डिराइव किया था, उसी हिसाब से मैं सिखाऊंगा। तो देखते जाओ। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग और ये होगा हमारा बॉब, जिसका वेट दिया है हमें 20 ग्राम। ठीक है, और हमारा एक कंडीशन ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए बी, और ये होगा हमारा पॉइंट सी। ठीक है, ये सब कुछ हमें दिया है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। Let theta is equals to 0 and the angular velocity position of the string. When the stone is at the lowest position, determine the angular position of the string when the force due to the tension numerically equal to the stone। और हमें क्या क्या दिया है, यूज g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हम बोल देंगे r, is 1.8 मीटर्स। मतलब ये हमें दे दिया है 1.8 मीटर्स। ठीक है, g का वैल्यू दे दिया है, f दिया है, और एक कंडीशन बोली है कि हमें डिटरमाइन क्या करना है। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कब, जब T बराबर हो m g के। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू द टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन, वेट ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हमारा गिवन। गिवन लिख लो फटाफट, ये हमारा डायग्राम। तो अभी हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। तो हमारे पास, हमने यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी हर पॉइंट की, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी की। तो हमें पता है पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या मिली थी हमें, √5rg। यहाँ पे मिली थी √rg, यहाँ पर मिली थी √3rg, ऐसे कुछ मिला था हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ की वेलोसिटी सबसे कम है, यहाँ की वेलोसिटी बीच में है। ठीक है, तो जहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। सही है, इसका मतलब यहाँ की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट में, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट में, मैक्सिमम होगी। सही है, और मिनिमम कहाँ पर होगी, मिनिमम होगी हमारे इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको याद रखना है कि कहां पर मिनिमम है, कहां पर मैक्सिमम है, तो फिर हमारा सम बहुत इजी हो जाएगा। चलो लिख लो, इतना फटाफट लिख लिया, रब करो, स्टार्ट करो सम सॉल्व करना, स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें सब कुछ दे दिया है। अभी यहाँ पर देखो मास ग्राम में दिया है, बाकी सब ऐसे यूनिट में दिया है, तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, केजी में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो डिवाइड बाय 1000 कर देना। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कर देना, तो मास का वैल्यू तो 0.02 मिल जाएगा हमें। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या करना है हमें, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। कैसे मिलेगा, इन दोनों का टोटल एनर्जी हमने निकाला था। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B is equals to kinetic energy at point C plus kinetic potential energy at point C। ठीक है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, सॉरी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी B पॉइंट पर, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे के ई मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पर यह हाइट हो गई R,
तो ये हमारी टोटल हाइट कितनी हो गई 2r, r प्लस r, ठीक है। ये हाइट भी हमारी, ये लेंथ भी हमारी r है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा m g, h की जगह पे यहाँ पे हाइट क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ m v c स्क्वायर, c पॉइंट का है, यहाँ पर m g कितने हाइट पर है, r हाइट पर है h। हमारे पास ये हो गया वैल्यू 0, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो हमारे पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हाफ m v c स्क्वायर प्लस m g r, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमारे पास सब वैल्यू हम रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ मास का वैल्यू कितना था 20 ग्राम था, इसको हमने कन्वर्ट किया तो कितना हो गया था हमारे पास 0.02, 0.02। Vc का वैल्यू हमने दिया था, कितना था Vc का वैल्यू, यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या था, टेंशन इज इक्वल्स टू Fc। इस कंडीशन में Vc कितना था हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, प्लस मास कितना दिया है 0.02, g का वैल्यू 10, r का वैल्यू 1.8। इसको सिंपलीफाई करो आप तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पर 8 8 64, फटाफट कैलकुलेट करो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, करो फटाफट कैलकुलेट। यहाँ पर ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 0.64 प्लस 0.36, ठीक है। तो ये दोनों का ऐड करते हैं तो कितना मिला हमें 1 जूल। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी 1 जूल होगी, सही है। इतना इजी था, इतना इजी हमारा सम था। चलो फटाफट सॉल्व कर लो, लिख लो, लिख लिया, रब करो और मिनिमम भी फाइंड कर लेते हैं इसी तरीके से। चलो कर लिया ना, आगे अभी हम क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम हमें कहां पर मिलेगा, इन दो पॉइंट के बीच में मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टार्ट, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है पॉइंट ए पर, मैंने बताया था मिनिमम होती है, यहाँ पर के ई मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी, आर कितना है यहाँ से यहाँ 2r, तो यहाँ पर क्या बन गया 2r इज इक्वल्स टू हाफ एम वी सी का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सी पॉइंट पर कितना था एम जी, एच की जगह पे क्या लिखेंगे हम आर, सही है। इसको मैंने उस साइड फेंक दिया तो क्या बचा हमारे पास, मिनिमम का वैल्यू हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी आर, यहाँ प्लस था इस साइड क्या माइनस 2 एम जी आर। इन दोनों को हमने सेपरेट किया तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा जल्दी बताओ, माइनस एम जी आर, दो में से एक गया तो माइनस बचा, ठीक है, बड़ा वैल्यू माइनस है। यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं फिर से मास का 0.02, वीसी का वैल्यू माइनस 0.02, 10 जी का वैल्यू, आर का वैल्यू 1.8। फिर से यही हमारे पास, हम पिछले इक्वेशन में भी था, इसकी वैल्यू क्या आई थी 0.64 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.36, हमें आंसर क्या मिल जाएगा 0.28 जूल्स। देखो कैलकुलेट करो सही मिला है ना, देखो कैलकुलेट करो सही मिला है ना, कर दिया कैलकुलेट। चलो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी मिली है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिनिमम 0.28 जूल्स मिली है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ बोल दो फटाफट, आगे करते हैं। अभी हम कर लिया इतना, अभी थर्ड पार्ट है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंगल फाइंड आउट करना इजी है, अगर आपने मेरा डेरिवेशन देखा होगा तो बहुत इजी है, ठीक है। जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा सेशन नंबर 4 देख ले, फिर बाद में ये सम सॉल्व करें, फटाक से लग जाएगा, ठीक है, फटाक से ये सम सॉल्व हो जाएगा। कभी हमें ऐसी कंडीशन दी है, ठीक है, क्या क्या दिया है हमें, हमें फाइंड आउट करना है एंगल, क्या फाइंड आउट करना है एंगल थीटा, कभी जब t की वैल्यू हो जाएगी बराबर mg के, ठीक है। मतलब हमारे पास एक पहले से दिया है कि t की वैल्यू कितनी हो जाएगी mg। फिर से मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा सर्कल आ गया, आगे हमारा ये अच्छे से निकाल लेता हूँ मैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको तभी समझेगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं निकाल लूँ, ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। अभी कुछ एंगल पे हमारा थीटा वैल्यू आ गया, वो भी यहाँ पर आ गया,
ये पॉइंट बी था, इसको मैंने पॉइंट पी बोल दिया। कौन सा पॉइंट बोल दिया? पी पॉइंट। तो यहाँ से वर्टिकली नीचे जाएगा mg, ठीक है। अब ये एंगल है, तो मैं यहाँ से और एक लाइन निकाल दूं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा? थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। और वर्टिकली बाहर की वर्ड्स क्या निकलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकलता है, ठीक है। mv स्क्वायर बाय r। अंदर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन T। तो मैंने ये इक्वेशन भी आपको ड्राइव करके बताया था कि T इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अभी हम फटाफट सॉल्व करते हैं और देखो क्या होता है। टी का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे दिया है? mg ले लो, तो mg mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। इसको मैं यहाँ पर ले लूँ, mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से mg कॉमन निकाल लूँ, mg 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। m से m हट गया, बचा क्या? यहाँ पर g 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। r को मैं यहाँ भेज दूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। सही है, ये लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, ये हमें यूज करना है, ठीक है। सब इजी है, खाली देखना है हमें कि कहां से क्या कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, तो हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया, चलो आगे आगे करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? इस पॉइंट का टोटल एनर्जी और इस पॉइंट का टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। टोटल एनर्जी निकालना है, यहाँ पर क्या देगा? के ई बी प्लस पीई बी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी आ जाएगा पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। काइनेटिक एनर्जी एट पी मतलब कितना था? वो मैक्सिमम था, सही है। और ये क्या था? जीरो था, तो ये वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। फिर बाद में केपी के ई पी का वैल्यू हाफ एम वी पी का स्क्वायर प्लस एम जी। अभी आर क्या रखे? यहाँ पर आर तो है नहीं, तो यहाँ पर देखो कैसे रखना है हमें। यहाँ पर ये टोटल वैल्यू क्या है? हमारी आर है, सही है। टोटल वैल्यू आर है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अपोजिट एंगल हो गया थीटा, सही है। तो यहाँ पर क्या जाएगा? इस लाइन में आर cos थीटा। तो हमें पता चल गया ये वैल्यू कितनी मिल गई हमें? कितनी मिल गई? आर cos थीटा। और ये टोटल क्या है? आर है। तो टोटल में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? आर माइनस आर cos थीटा। आर कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या? 1 माइनस cos थीटा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर? आर की जगह पे, आर की जगह पे रखेंगे हम आर 1 माइनस cos थीटा रखेंगे, सही है। हम आर वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि ये कितने एंगल पे है, तो टोटल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास हाइट चाहिए, हमें यहाँ की हाइट चाहिए, हमें इतनी हाइट, ठीक है। इतनी हाइट चाहिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ये वाला है कि कितने हाइट ऊपर है, तो इतने हाइट ये ऊपर है, ये याद रखना, ठीक है। कर लिया इतना। आगे हम लोग करते हैं अभी v का हमें मिल गया है, ये vt है, तो हम यहाँ पर इसको वैल्यू रख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। के ई मैक्स का वैल्यू कितना मिला? 1। यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हम लोग लिख दिए m। फॉर्मूला क्या था? जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या था? एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा, सही है। एम जी आर यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कॉमन आउट कुछ निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ। निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, निकाल सकते हैं बाहर, निकाल लो। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में? यहाँ पर बचा हाफ एम जी आर प्लस हाफ यहाँ पर 1 एम जी आर, सही है, सही है, सही आ रहा है। चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन है, प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ पर गया 1, ये यहाँ पर गया 2, तो कितना हो गया? 1 प्लस 3, तो 3/2 एम जी आर, सही है, 3/2 एम जी आर। यहाँ पर के ई मैक्स का वैल्यू कितना है? 1 जूल मिला था, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इतना कर लिया कि नहीं किया? जल्दी करो, जल्दी करो।
अब इसका वैल्यू का वैल्यू रखते हैं हम फटाफट। क्या है हमारे पास वैल्यू, 1 ऑलरेडी है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अभी हमें कुछ पता नहीं है, 3/2 इंटू एम का वैल्यू 0.02 था, जी का वैल्यू 10 था, आर का वैल्यू 1.8 था। सॉल्व करो जल्दी, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है जल्दी, कितना आया, कितना आया, कितना आया? मेरे हिसाब से 0.54 आया, मेरे हिसाब से 0.54 आया। ठीक है, अभी ये यहाँ पर है, इसको हम नीचे यहाँ पर लेके आ जाएंगे एक साइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सही है, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस है, इसको भी हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे, इसको यहाँ पर लेके चले जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे। बराबर, नोट डाउन कर लो। चलो, क्या किया मैंने, एक को यहाँ पर लेके आके उसको वहां पर चला गया, मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 0.5। सही है, क्या किया मैंने, इसको यहाँ ले गया, पॉजिटिव हो गया, इसको यहाँ ले गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करो। हम पहुंच गए, आंसर के पास पहुंच गए, कैलकुलेट करो, करो कितना आया, कितना आया, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 0.54 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ आंसर डायरेक्ट मिलेगा हमें, 0 माइनस में मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ माइनस में मिलेगा, कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। तो हमें मिल रहा है कुछ माइनस 0.85 वैल्यू मिल रहा है, कुछ माइनस 0.58। ठीक है, करके देख लेना और बताना आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, तो थीटा को एक साइड रखा, cos इनवर्स को यहाँ पर फेंक दिया, cos इनवर्स माइनस 0.85। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नो का आइडेंटिटी है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है कि cos इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स प्लस थीटा। ठीक है, ये माइनस थीटा आएगा यहाँ पर, cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ठीक है, ये मैथ्स में आप लोग देखोगे, मैं यहाँ पर एक फोटो डाल देता हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, cos इनवर्स माइनस की जगह पे क्या मिल गया, पाई से माइनस कर दूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स 0.85। ठीक है, अभी आप लॉग टेबल से फटाक से निकाल लोगे वैल्यू, तो आपको कुछ पॉइंट नहीं, कुछ कितना मिलेगा आपको, कुछ लॉग टेबल में देख लो, मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 31.7 समथिंग, 31.7 समथिंग। ठीक है, कितना वैल्यू मिला, 180। पाई का वैल्यू क्या लिया हमने, 180, पाई मतलब 180, 180 में से माइनस किया तो क्या हो गया, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगा कुछ 131, 180 में से 31 किया तो कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 148 डिग्री और 21 मिनट्स। ठीक है, ये देख लेना, ये आपका वैरी कर सकता है। ठीक है, उस हिसाब से 148 डिग्री आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टोटल सम, कर लो फटाफट, ये हमारा टोटल सम था, तो ये हमारा सम था, कर लिया, इसको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ होगा कोई भी स्टेप तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट टाइम मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सब आना चाहिए, बहुत इजी मेथड में मैंने बता दिया। ठीक है, तो आगे का भी स्टेप देखते हैं अभी, जो आज का हमारा टॉपिक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखते रहना, आपके लिए यही है। तो अभी हम आगे देखते हैं, जो आज हमारा टॉपिक था वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उसको बोला जाता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी, लेकिन हम बोलेंगे उसको सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या, एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा बॉडी जो किसको रेजिस्ट करता है, किसी भी फोर्स को, किसी भी चीज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोल देते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फटाफट लिख लो। तो डेफिनेशन क्या है, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन which is the sum of the product of, which is the sum of the product of mass of each particle, mass of each particle in the body
with the square of its distance, with the square of its distance from the axis of rotation, from the axis of rotation। ठीक है, अभी आप समझ लो, बाद में आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखा है एक बार फिर से पढ़ लेना तो आपको समझ जाएगा। अभी देखो मेरे पास एक बॉडी है और ये इसका मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मेरी बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है, मैंने एक पार्टिकल ले लिया और ये उसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, अब ये मास m है, डिस्टेंस r से दूरी से है, तो हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट, क्या बोला मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ m इंटू r, लेकिन r क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल and the square of the distance from the axis of rotation। डेफिनेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैंने, ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, ये ऐसा घूम रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, एक एक्सिस के अलाउंग घूमते जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया, I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, इसको याद कर लो। ठीक है, अभी इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मास है तो केजी और डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी तुम लोग लिख लोगे, इसका डायमेंशन भी तुम लोग लिख लोगे, क्या आएगा, के है, केजी है मतलब मास का 1 है और लेंथ है मतलब 2 है। ठीक है, टाइम 0 है, तो ये हो गया हमारा डायमेंशन। ठीक है, कुछ गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ गलत है क्या। ठीक है, गलत बताने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ के बताओ, थोड़ा मुझे गलत प्रूफ करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। ठीक है, अब इसको हम एक बड़ी बॉडी पे हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये मेरे पास क्या है, बॉडी है और मेरे पास ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा घूम रहा है। ठीक है, अभी घूमते घूमते हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बॉडी है, ठीक है, कौन सी बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी का मतलब हमें पता ही है, जिसके बीच के दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कितने भी फोर्स लगा लो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अभी ये हो गया हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स है, करेक्ट, यहाँ पर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल। ठीक है, मैं इसका नाम दे दूं m1, इसको m2, इसको m3। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कुछ अलग है, इसका डिस्टेंस कुछ अलग है, इसका डिस्टेंस कुछ अलग है, r1, r2, r3। सही है, और मुझे पूरे बॉडी का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आ जाएगा, पार्टिकल 1 के लिए लिखेंगे, पार्टिकल 2 के लिए लिखेंगे, पार्टिकल 3 और थाउजेंड्स ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या बोल दूंगा, समेशन ऑफ ऑल दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल। मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया प्लस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया प्लस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, r1 स्क्वायर m। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर मास 1 मास 2 m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ, समेशन ऑफ ऑल दी mi ri स्क्वायर वेयर i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समेशन का साइन है, जितना भी हमारे पास होगा सबका सम कर देंगे तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। करेक्ट है, ये फार्मूला नोट डाउन कर लो, ये दोनों फार्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया, कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन, पक्का पक्का कर लिया, कर लिया। चलो अभी हम आगे देखते हैं, अभी टॉपिक लगा लो काइनेटिक एनर्जी। अभी इसमें और एक बात है, इसमें हमें लीनियर और रोटेशन के बीच में क्या एनालॉजीज है वो समझनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर और रोटेशनल के बीच में क्या एनालॉगस है हम वो बात करते हैं। ये यहाँ पर हो गया लीनियर वाला वेरिएबल और यहाँ पर हो गया एंगुलर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीनियर में डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, थीटा। यहाँ पर हम इस वेलोसिटी को v बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओमेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन को a बोलते हैं, यहाँ पर अल्फा। सही है,
और क्या यहाँ पर जो फोर्स होगी यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, टाउ। सही है, ये रिलेशन हमें पता है क्या, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है, पता है, हाँ पता है सर। क्या है, S इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ थीटा, V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा टाइम्स टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। ये रिलेशन हमें पता है, हमने 11th में डिराइव किए। ठीक है, ये रिलेशन नहीं पता है तो देख लो। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अभी हम देखो सॉल्व करते हैं। हम ये एनालॉगस लिख लो। इससे हमने पिछली बार भी देखा था कि हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन है u प्लस at। इसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर में कैसे लिख सकते हैं, v का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर v मतलब ओमेगा फाइनल, यहाँ पर इनिशियल ओमेगा i, अल्फा एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, और यहाँ पर t। तो ये क्या हो गया, दोनों ये हो गया लीनियर में मोशन का इक्वेशन और ये हो गया एंगुलर में मोशन का इक्वेशन। कैसे हम तीनों लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो आगे करते हैं। अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं कि i का वैल्यू एम आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अभी देखते जाओ फटाफट। हमारे पास f इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर ये है जो कि v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। इसका मास क्या है, इसका मास m है, डिस्टेंस r से दूर है। ठीक है, कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये था, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, f इज इक्वल्स टू m है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों साइड को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, r से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, अभी हमने रिलेशन देखा था, तो आर एफ इज इक्वल्स टू एम, एक ही जगह हमने क्या देखा था रिलेशन, आर इंटू अल्फा, और ये आर। सही है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया टाउ, फोर्स का रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन फोर्स और टॉर्क के बीच में, अल्फा का रिलेशन हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन लिख दिया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो हमारे पास ये मिल गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, I इज इक्वल्स टू अल्फा। हम जब बोलते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए, वैसे ही हम बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू एम ए और यहाँ पर टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जो चीज लिनियर में फोर्स काम करती है, रोटेशन में टॉर्क काम करता है। जो काम मास का होता है, ठीक है, लिनियर में वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। रोटेशन में जो काम एक्सेलरेशन का होता है, लिनियर में वही काम अल्फा का होता है रोटेशन में। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। हम इसको और एक बार प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ कि आई की वैल्यू क्या बन गई, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बन गई। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर में हम एफ इज इक्वल्स टू एम लिखते हैं, रोटेशन में हम टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू आर लिखेंगे, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिख लिया। चलो आगे अभी हम देखते हैं एक रिलेशन। ठीक है, टॉपिक डाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। क्या बोला मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, एक रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तो अभी फटाफट देखो क्या है हमारे पास। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मास हमने एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया। ठीक है, ये आ गया एक, ये आ गया दो, ये आ गया तीन। ठीक है, तो इसको m1, इसको m2, इसको mn नाम दे दो, n नंबर। ये हो गया r1, ये हो गया r2, ये हो गया rn। सही है ना। तब हम देखो कैसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। हमें एक रिलेशन पता है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे, लेट अस कंसीडर m1, m2 and mn are the masses of each particle of a body. r1, r2 and rn are the distance from the axis of rotation, are the distance from the axis of rotation। ठीक है, ये लिख दिया हमने। so we know the relation between angular velocity and linear velocity। ठीक है, तो ये लिख दिया। सबसे पहले पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, हाफ एम वी स्क्वायर v1 m1 स्क्वायर। अभी v1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा r1 हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर 1 r1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, देखते जाओ। आ रहा है कि नहीं समझ में कि सब बाउंड जा रहा है।
सेम हम सेकंड पार्टिकल के लिए भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं m2, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r2। ओमेगा सबके लिए सेम है, सब एक ही स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। हम ऐसे n के लिए लिख सकते हैं, n टाइम्स के लिए हाफ m n v n का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा हाफ m n v के लिए क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r n स्क्वायर। लिख लो इतना, लिख लिया। अभी हमें टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए बॉडी का। तो हम क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी विल गिव अस टोटल एनर्जी। समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी सब एक ही पार्टिकल का मिलाकर हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस हाफ m n ओमेगा स्क्वायर rn का स्क्वायर। सही लिखा मैंने, सही लिखा कि नहीं? अभी इसमें हम कुछ कॉमन आउट निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हाफ m r1 स्क्वायर प्लस हाफ m m2 r2 स्क्वायर ऐसा सो ऑन, ठीक है। हम लोग कॉमन आउट निकाल सकते हैं सो ऑन rn तक, ठीक है। लिख लो, अब जगह नहीं है मेरे, इससे मैं नहीं लिख रहा हूँ। और क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर है हाफ भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ निकाल लिया m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। अभी ये क्या हो गया, मैंने ये सबसे पहले लिखा के दिया था I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ m r स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा के दिया था एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी लीनियर बॉडी के लिए हाफ mv स्क्वायर है, वही रोटेशन के लिए क्या है हाफ I ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी लीनियर के लिए हाफ mv स्क्वायर है, वही रोटेशन के लिए क्या है हाफ I ओमेगा स्क्वायर है। हाफ का रोल निभा रहा है। मास किसका एनालॉगस हो गया अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v किसका एनालॉगस हो गया ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। फिर से हो गया हमारा प्रूफ, लिख लो इसको, लिख लिया, जल्दी बोलो, लिख लिया ना, ठीक है। तो अभी इससे हम क्या क्या कंक्लूजन बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन हमें जो बनाना है, जो हमारे पास फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ mi स्क्वायर, i का वैल्यू 1 और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड है, सबसे पहले मास के ऊपर, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द सरफेस, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सेकंड डिस्टेंस, जो पार्टिकल है और एक्सेस ऑफ बीच का उनका डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों क्या है डिपेंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो ये क्या हो गया, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर और डिस्टेंस, ठीक है। अभी याद रखना, जैसे हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज किया, वैसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। क्या बोला मैंने, जैसे हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज किया प्रिंसिपल एक्सेस, वैसे ही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा चेंज होगा। तो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। होप आपको समझा होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझा तो कमेंट में बता दो कि हाँ सर समझ रहा है, ऐसे आप सिखाते जाओ, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है, कि रिंग हो गई, डिस्क हो गई, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, करेक्ट, वो हम देख लेंगे, ठीक है। कर लिया इतना, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एक होमवर्क दूंगा वो कर लेना, चलो बाय, सी यू।